हेलो दोस्तों, मैं सोनी शर्मा आ गया हूँ डीएसएमएस की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। अभी तक हम लोगों ने टेंशन मेंबर पढ़ा, उसमें कई सारे न्यूमेरिकल लगाए। अभी तक आपने जितने न्यूमेरिकल लगाए थे वो सारे न्यूमेरिकल ऐसे थे जिसमें सारा का सारा टेंशन मेंबर रिवेट के द्वारा जुड़ा हुआ था। एक न्यूमेरिकल मैं और लगवा दे रहा हूँ जिसमें जो आपका टेंशन मेंबर है वो वेल्ड ज्वाइंट से जुड़ा हुआ है। अब टेंशन मेंबर क्या है आप समझ चुके हैं, उसको आप जोड़ सकते हैं बोल्ट से, रिवेट से, वेल्ड से। तो रिवेट वाला सब आपने पढ़ा, बोल्ट का अभी कनेक्शन ही नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन सिलेबस में है तो मैं बोल्ट भी लास्ट में पढ़ा दूंगा। और वेल्डिंग का हम लोग देख लेते हैं। वेल्डिंग तो आप लोगों ने पढ़ रखा है पूरा। टेंशन मेंबर क्या था, मैंने बताया था कि जब मेंबर को जोड़ा जाएगा तो उसका स्ट्रेंथ बताना है कि कितना होगा। अदरवाइज दूसरा केस ये हो सकता है कि आपको ये बताना हो सकता है कि लोड आ रहा है तो डिजाइन कीजिए, यानी बताइए टेंशन मेंबर कैसा होगा। सेम पिछला वाला न्यूमेरिकल अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको प्लीज देख लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस बोला गया है कि इन द लास्ट न्यूमेरिकल इफ एंगल वाज कनेक्टेड बाय वेल्डेड जॉइंट द देन चूज द सुटेबल एंगल एंड डिजाइन द जॉइंट। इसका मतलब समझ रहे हैं, जो लास्ट न्यूमेरिकल लगाया गया है सेम उसी न्यूमेरिकल में ज्वाइंट जो रिवेट से किया गया है, अब वो किससे कनेक्ट किया गया है, कनेक्टेड बाई वेल्डेड ज्वाइंट, माने वेल्ड ज्वाइंट से कनेक्ट किया गया है। तब के केस में आप सेक्शन का डिजाइन कीजिए। तो वेल्ड से जो ज्वाइंट हुआ था, पिछला वाला न्यूमेरिकल देखिए उसमें रिवेटिंग से न्यूमेरिकल लगा हुआ है, सेम वही क्वेश्चन। तो मैं आपको याद दिला दूं कि उस क्वेश्चन में था बस इतना सा लिखा गया था। अगर आप वीडियो देखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखें तो ये जान लीजिए कि बोला गया था कि 98 किलो न्यूटन का लोड लेने के लिए 98 किलो न्यूटन का लोड लेने के लिए एक टेंशन मेंबर डिजाइन कीजिए। और बाकी चीजें उसमें दी गई थी कि एफ टी कितना है, एफ एस कितना है, एफ बी की जरूरत नहीं है क्योंकि बियरिंग होनी नहीं है, केवल सीयर और टेंशन बियरिंग होती है रिवेट में, तो उसकी जरूरत नहीं दिया गया था। ठीक है, अब हमको गसेट प्लेट पर एक टेंशन मेंबर जोड़ना है। रिवेट नहीं होगा बल्कि दोनों तरफ वेल्डिंग होगी और एंगल सेक्शन होगा। एंगल सेक्शन के बारे में बोला था क्वेश्चन में पीछे कि वो ऐसा एंगल चूज करिए जो अनइक्वल लेंथ का एंगल सेक्शन हो, अनइक्वल लेग वाला। तो इसमें भी कोई भी एंगल होगा तो अनइक्वल लेग का ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, लोड भी सेम 98 किलो न्यूटन हम लगा दिया। अब हमको ये बताना है कि जो लोड 98 किलो न्यूटन लेना है उसके लिए एंगल की साइज क्या होगी, एंगल की साइज क्या होगी। और जो वेल्डिंग की जाएगी, जैसे मान लीजिए आपने एंगल की साइज बता दी कि इतने बाई इतने का एंगल यूज करिए, पीछे वाले का आंसर कितना आया था, 80 इंटू 50 इंटू 8 mm आया था आंसर उसका, कि इस साइज का एंगल यूज करेंगे तो लोड ले लेगा। अब इसमें भी सेम क्वेश्चन देखना है कि कितना हम लोग का लेता है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि उसमें रिवेटिंग करनी थी, इसमें दोनों। अब एक चीज आपको और मालूम है कि जब वेल्डिंग होती एंगल में तो जो जो कनेक्टेड लेग होती है उसके जिस तरफ लेग निकली उधर वेल्डिंग ज्यादा होती है, दूसरे तरफ कम होती है। क्यों कम होती है, इस पर एक न्यूमेरिकल में वेल्डिंग ज्वाइंट में लगवा चुका हूं। कम होती है क्यों, क्योंकि एक्सिस जो होता है बिल्कुल बीच में ना होके कहाँ होता है, कुछ इसेंट्रिसिटी पे होता है। तो मैं एक चीज बता चुका हूं कि इस एंगल ये कोई भी हो किसी भी माप का, इतना क्लियर है कि अगर एंगल का ये सिरा इधर है तो इधर वेल्डिंग होगी और इधर वेल्डिंग कम होगी, कितना जो भी होगा देखा जाएगा। तो सबसे पहले तो पहले पता करें कि एंगल कौन सा लगेगा। तो चलिए सेम क्वेश्चन है, बस सेम इसमें भी काम क्या करना है, सबसे पहले नेट एरिया निकालें, नेट इफेक्टिव एरिया। अगर आप इस न्यूमेरिकल को डायरेक्ट बिना पीछे वाला न्यूमेरिकल लगाए देख रहे हैं तो प्लीज पहले उसको देख लीजिए, उसको समझ लीजिए तभी इसको देखिए। नेट इफेक्टिव एरिया आप देखिए कितना आएगा, तो आप कहेंगे लोड, लोड अपॉन स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस कितना है आपका एफ टी, एफ टी यानी लोड आपका है 98 और डिवाइडेड बाई एफ टी का 98 इंटू 3 न्यूटन में हो गया, एफ टी का वैल्यू 150 हो गया। आंसर आया था इसका 653.33, आई थिंक यही आया था, कर लेता हूं मैं। हाँ 653.33 आपका क्या आ गया था, स्क्वायर एम। अब अगर हमने इस एरिया को, अच्छा ये नेट एरिया है तो ग्रॉस एरिया कितना होगा, ग्रॉस एरिया, तो ग्रॉस एरिया कितना होगा, क्या एक उम्मीद के अनुसार हमने 1.5 टाइम्स बढ़ा करके एरिया लिया था, लेकिन वो रिवेट ज्वाइंट था ना, उसमें कटाव छटाव ज्यादा होता तो कट पीट के इतना बचना चाहिए था। देखें इसमें जब वेल्डिंग करनी है तो रिवेट लगा के कटेगा नहीं, तो कुछ ऐसा लें कि थोड़ा थोड़ा ही ज्यादा लें। तो चलिए इसको हमने बोला था आपको, पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है तो उसमें बोला था कि वेल्डिंग के केस में 40 से 50% बढ़ाइए, सॉरी रिवेट के केस में, और वेल्डिंग के केस में और इसके केस में
ग्रॉस एरिया के वेल्डिंग के केस में आप इसको 20 से 30% तक बढ़ा सकते हैं, 20% से 30% तक बढ़ा सकते हैं, एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा कर दीजिए 20 से 30%। तो ग्रॉस एरिया जो हमने एजी लिया वो कितना लिया, चलिए 20% बढ़ा दिया, किसको, इसी को, कितना हो जाएगा 653.33 बढ़ा लिया, तो इनटू हमने कर दिया 1.2 दैट इक्वल्स टू 784 स्क्वायर mm। अब ये लगभग एक एरिया है, इस एरिया का अगर एंगल रहे तो शायद ये लोड को ले ले 98 वाले को। तो टेबल में जाके देखिए, अब उसमें हमने कौन सा एंगल चूज किया था, याद करिए, हमने लिया था पिछले वाले न्यूमेरिकल में, अब थोड़ा सा दिमाग भी लगाइए, कितना लिया था, तो आया था आंसर 80 इंटू 50 इंटू 8, आया था कि नहीं आया था, 80 इंटू 50 इंटू 8 आया था। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका अगर एरिया ग्रॉस देखे होंगे तो 978 स्क्वायर एम के, अब हमको 784 चाहिए, तो इससे अब यही साइज अगर रखते हुए अगर मोटाई कम ले लें, तो मोटाई कम 6 mm से नीचे तो आएगा नहीं, तो अब इसके नीचे का एरिया सीधे यही एंगल, अगर इसकी जगह आप 75 का भी ले सकते हैं, जो एंगल अवेलेबल हो, मैं इसी को ले रहा हूं 80 गुणा 50 में ही, लेकिन मोटाई 8 की जगह 6 वाला ले रहा हूं, उसका एरिया कम होगा। तो चलिए अब हम लोग टेबल से चूज करते हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं चूजिंग 80 इंटू 50 इंटू 6 mm, इसका एरिया देखिए कितना है, एरिया इसका कितना है, तो टेबल में जाके देख लीजिए, टेबल में अगर आप फटाक से देख सकते हैं, तो आपके पास अगर स्टील टेबल हो तो इसका एरिया आप चेक कर लीजिए फटाक से, रुक जाइए मैं खुद देख लेता हूं अभी। अनइक्वल एंगल में 80 इंटू 50 इंटू 6 mm, एरिया है 746 स्क्वायर mm है, तो एरिया इसका है 746 स्क्वायर mm, लेकिन आपको लगभग कितना एरिया आपने माना था 784, उससे कम ही है, अब कम तो है लेकिन क्या पता यही सही हो जाए, तो चेक तो करना पड़ेगा ना। अब 746 स्क्वायर mm 746 स्क्वायर mm एरिया हो गया। चलिए भाई इसी एंगल को मान करके देखिए, चूज तो कर लिया आपने, अब देख लीजिए कि क्या ये इसको संभाल पा रहा है इस लोड को, तो चलिए यही एंगल हमने यहाँ लगा दिया। मान लीजिए कि अभी तक तो हमें पता नहीं था, अब आइडिया लग गया कि हमको नेट एरिया इतना चाहिए, तो ग्रॉस एरिया वाला लगभग एंगल हमने ये चूज कर लिया, ठीक है, इस एंगल को चूज किया और यहाँ पर हमने सेट कर दिया। अभी तक हमें पता नहीं था कि कैसा एंगल होगा, लेकिन अब हम जब इसको यहाँ पर सेट करेंगे तो क्या होगा, अब इसका ये, अच्छा बड़ी लेग को हमेशा कनेक्ट करेंगे, तो बताइए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, ये जो जुड़ा हुआ ये 80 mm वाला जुड़ेगा क्या, ये 80 mm वाला जुड़ेगा, देखिए बड़ी लेग 80 mm, 50 mm ऐसे बाहर निकला रहेगा। अब 80 mm का सेंटर बिल्कुल 40 mm पे नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, लोड इस पर लग रहा है 98 का, और लोड की एक्सिस जो होगी वो कितनी दूरी पर है यहाँ से, ये, तो इसका सी एक्स एक्स और सी वाई वाई देखिए 80 mm है और एक 50, तो सी एक्स एक्स सी वाई वाई दो रहते हैं। टेबल में जब आप बुक में पढ़ेंगे, जैसे ये एंगल है ना, मान लीजिए एक एंगल है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ऐसे एंगल है, देखिए ये लेग बड़ी है ना और ये लेग छोटी है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो इधर कहीं होगा, तो देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्स है ना ऐसे, तो ये दूरी एक्स एक्स की इससे ज्यादा होगी और यहां से ये दूरी कम होगी, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसको देखिए ये दूरी कम होगी, तो इसको कहेंगे हम लोग, देखिए ये वाई वाई हुआ, तो वाई वाई अक्ष से दूरी कहलाती है सी वाई वाई, किसकी, सेंट्रॉइड की जो केंद्र है, और एक्स एक्स से दूरी इसकी कहलाती है सी एक्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ सी एक्स एक्स ज्यादा होगा सी वाई वाई से, तो आपको ज्यादा हो चाहे कम हो उससे नहीं मतलब है, अगर छोटी लेग जुड़ी होती, मान लीजिए ये वाली लेग गसेट प्लेट से, अभी तो बड़ी लेग जोड़े हैं, तो आपको तो लेग यहाँ पर बड़ी वाली, तो बड़ी वाली से ना दूरी चाहिए, ये बड़ी वाले 80 है तो 80 पर ना चाहिए, तो आप बड़ा वाला लीजिएगा, जो बड़ा दिखा रहा होगा सी एक्स एक्स सी वाई वाई, कोई बड़ा हो कोई छोटा उससे मतलब नहीं है, उसमें हो सकता है सी एक्स एक्स कम और सी वाई वाई ज्यादा हो, लेकिन आप हमेशा सी एक्स एक्स यानी ये बड़े वाले लेंथ को लीजिएगा, और जब छोटी लेग जुड़े तो छोटे वाले को लीजिएगा, बड़ा वाला जुड़ा है तो बड़े वाले का वैल्यू सी एक्स एक्स का दिखा रहा है 26.4 mm, क्या है ये 26.4 mm जानते हैं,
ये बाहरी किनारे से इसके केंद्र तक की दूरी है। कहेंगे सर केंद्र तो आधे पर नहीं होता है। देखिए इसका यहाँ से यहाँ अगर 80 है तो ये ठीक 40 पे नहीं होगा, ये 26.4 mm की ऊंचाई पर है। यहाँ से कहाँ से? एक्स एक्स एक्सिस से। तो एक चीज जान लीजिए कि लोड जो लग रहा है वो ऊपरी किनारे से 26.4 mm की दूरी पर लग रहा है। तो हम लोग अब कैसे पता करेंगे कि इधर कितना होगा, ये आप पढ़ चुके हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमने जो एंगल चूज किया उसको यहां सेट कर दिया। अब कुछ नया नहीं है, बस हमने चूज कर लिया एंगल को। अब चेक करना है कि वो एंगल संभाल लेता है कि नहीं लेता है। तो चूज संभालने में क्या कहानी है, बस सिंपल सी कहानी यही है कि अगर एरिया 746 स्क्वायर mm है तो चलिए काट कूट के जोड़ लेते हैं। कैसे काटेंगे चलिए देखिए। तो मान लीजिए इसी एंगल को चूज किए, तो आप जानते हैं इसका कुल एरिया इतना है, आपको पता है। लेकिन आप जानते हैं कि जो ए नेट होता है, ए नेट जो होता है, ये तो ग्रॉस निकला है ना, ए नेट जो होता है वो होता है A1 प्लस के A2, यही तो होता है। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन को मैं मिटा दूं यहां से। देखिए A1 कितना है, तो कहेंगे L1 माइनस टी बाई टू। अब कोई रिवेट कटा है क्या कि उसमें डी घटा है? हम रिवेट नहीं कटा है, तो L1 माइनस टी बाई टू, इंटू क्या कर देंगे, टी हो जाएगा। तो L1 का वैल्यू कितना है, L1 मतलब 80 माइनस टी बाई टू, 6 mm का है इसका मोटाई, देखिए ध्यान से। तो टी बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, इंटू क्या हो जाएगा 6, यानी इसका एरिया जो हो जाएगा 462 स्क्वायर mm, 462 स्क्वायर mm हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह A2 कितना हो जाएगा, तो A2 हो जाएगा L2 माइनस टी बाई टू, इंटू क्या हो जाएगा टी, L2 50 माइनस 3 इंटू 6 हो जाएगा, यानी 47 इंटू 6, यानी 282 स्क्वायर mm। आई होप आपको A1 A2 समझ में आया होगा। A1 A2 कैसे हुआ, बस इसमें पहले ही वाला सारा कहानी है, बस रिवेट डाया इसमें से नहीं घटा है। अगर होल करके इसमें रिवेट किया होता तो घटाना पड़ता है। अब बताइए के कितना होगा, तो आप जानते हैं एंगल जुड़ा है तो इसका होता है 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। वेल्डिंग में सारा काम वही है, बस थोड़ा सा बदलाव है, देखेंगे कहाँ पे। 3A1 का वैल्यू हो जाएगा 462 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 462 प्लस 282। के का वैल्यू देख लेते हैं कितना हो रहा है। k इज इक्वल टू आ जाएगा 0.83 के का वैल्यू आ गया। समझ में आ गई बात, के की वैल्यू आ गई 0.83। अब बताइए ए नेट कितना होगा। ये देखिएगा एफ टी का वैल्यू 150 है, एफ एस 110 दिया है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में दिया था। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, के आ गया तो यानी ए नेट कितना हो जाएगा, ए नेट तो कहेंगे A1 प्लस के A2। A1 कितना है 462 प्लस 0.83 और A2 कितना है 282। देख लेते हैं, आ रहा 696 स्क्वायर mm ए नेट का वैल्यू। तो ये बताइए आपको कितने ए नेट की जरूरत थी, आपको जरूरत थी 653 की और आ रहा है 696, तो क्या हर्ज है भाई। आप आप चाहते थे कि हमें नेट एरिया इतना मिले, तो आपने जानबूझ के थोड़ा बड़ा 746 वाला सेक्शन लिया, और जब उस सेक्शन में के से मल्टीप्लाई वगैरह होके कट के आया तो 696 बच रहा है। तो जब इतने ही की जरूरत थी आपको ए नेट की, और आपने ऐसा सेक्शन लिया जिसका ए नेट आपको इतना मिल रहा है 696, तो क्या बुराई है इसमें बताइए, कोई बुराई है नहीं है। तो हमारा ये सेक्शन क्या होता है, यहीं पर पास हो जाता है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, कहाँ कहानी चलती है। कहेंगे कि this one is greater than
रिक्वायर्ड एरिया हेंस सेफ, खत्म। यानी कि देखिए ये जो रिक्वायर्ड एरिया है उससे ज्यादा है, इसलिए क्या है, सुरक्षित है। सुरक्षित तो है, आप यहीं पर समझ गए कि डिजाइन हो गया। डिजाइन का मतलब जो सेक्शन आपने चूज किया था 80 इंटू 50 इंटू 6 mm वाला, वो पूरी तरह से क्या है, सुरक्षित है। यहां से आपका डिजाइन कंप्लीट होता है। लेकिन अभी जोड़ का डिजाइन हुआ, चलिए ये जो सेक्शन आपने चूज किया था वो सही है, लेकिन कितना दूर वेल्डिंग होगी, जैसे उसमें आपने सेक्शन चूज करने के बाद फिर निकाला था कि कितना रिवेट लगा और कितनी दूरी पर लगा, इसी तरह यहां पर आपको ये भी निकालना पड़ेगा कि कितनी वेल्डिंग होगी और कितनी दूर तक होगी। ठीक है, इसके लिए आपको डिजाइन के लिए फिर से करना पड़ेगा। इसमें डिजाइन का मतलब वेल्ड लेंथ निकालनी पड़ेगी आपको दोनों तरफ की, और बहुत आसान है, पीछे आप कर चुके हैं काम। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर हेडिंग फटाक से बना देंगे न्यूमेरिकल लगाते समय। यहां पर डिजाइन ऑफ ज्वाइंट का डिजाइन कैसे होगा, बहुत आसान है। कैसे, आपको बस इधर से L2 निकालना है और L1 निकालना है, सीधा सा कहानी है। मान लीजिए टोटल कितना आपको वेल्डिंग करना है, अगर ये टोटल लोड कितना है इधर 98, सपोज करिए इधर फोर्स F1 है और इधर इसको ऐसे कर लीजिए, F1 L1 है तो इसको F2 L2 कर लीजिए। अगर इधर से F1 फोर्स है, इधर F2 है, तो इसका मतलब F1 के प्रभाव में L1 वेल्डिंग होगी और F2 के प्रभाव में L2 वेल्डिंग होगी। आप डायरेक्टली वेल्डिंग से भी निकाल सकते हैं, F1 F2 की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है आपको। ठीक है, कैसे, टोटल लंबाई कितनी की जरूरत है, टोटल लंबाई कितनी वेल्डिंग की जरूरत है, तो कैसे कहेंगे, तो आप पहले सबसे पहले साइज ऑफ वेल्ड आप चूज करिए। साइज ऑफ वेल्ड चूज करने का तरीका वेल्डिंग में आपने पढ़ा था, साइज ऑफ वेल्ड कितना होगा, साइज ऑफ वेल्ड। तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, साइज ऑफ वेल्ड मिनिमम अगर 10 mm की प्लेट या उससे कम है तो 3 mm से कम नहीं रख सकते हैं आप साइज ऑफ वेल्ड। और मैंने कहा था मैक्सिमम कितना होगा, तो आप जानते हैं प्लेट की मोटाई इसमें 6 mm आपने लिया है, प्लेट की मोटाई आपने 6 mm लिया है, तो प्लेट की मोटाई अगर राउंडेड है तो 3/4 रख सकते हैं आप उसका। 3/4 का मतलब होता है साइज ऑफ वेल्ड, आप 3/4 ऑफ थिकनेस कर सकते हैं, या फिर दोनों 1.5 mm माइनस करिए, दोनों केस में आंसर आपका आ जाएगा 4.5 mm। साइज ऑफ वेल्ड आपने कितना रख दिया, S, साइज ऑफ वेल्ड 4.5 mm। ये कहां से आया है, अरे डिजाइन ऑफ वेल्डिंग जाके पढ़िए, पिछला जो वेल्डिंग का लेक्चर है उसमें आप साइज ऑफ वेल्ड निर्धारित कर लिए, 4.5 mm आ गया। अब 4.5 mm का वेल्ड करना है तो उसकी मान लीजिए ये जो वेल्डिंग की गई साइज, उसका 1 mm कितना स्ट्रेंथ लेगा, तो हम लिखेंगे स्ट्रेंथ पर यूनिट लेंथ, तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे हो जाएगा वो KS इंटू FS। K का वैल्यू कितना हो जाएगा जरा बताइए, 0.7 फिक्स होता है, S का वैल्यू 4.5 आपने लिया, FS का वैल्यू अभी 110 मिटाया हूं मैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 0.7 इंटू 110, यानी हो जाएगा 346.5 न्यूटन पर mm। ये सब कहां से कर रहा हूं, अगर आपने वेल्डिंग नहीं देखा है तो नहीं समझ में आएगा। मैं पहले ही समझा चुका हूं कि वेल्डिंग और रिवेटिंग को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, थ्री 46.5 mm आ गया आपका। ये वेल्ड की 1 मिलीमीटर लंबाई इतना लोड सहन कर सकती है, तो हमें कितना लंबाई टोटल करना पड़ेगा, टोटल वेल्ड का लेंथ कितना रखना पड़ेगा, तो वेल्ड लेंथ आपका जो हो जाएगा, वेल्ड लेंथ इफेक्टिव वेल्ड लेंथ, तो कितना हो जाएगा, मैं यहां लिख दूं क्या इसको, ये सब अगर हो चुका है तो मैं इधर इसको लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा जरा। इसको इफेक्टिव वेल्ड लेंथ, अब टोटल लोड आ रहा है 98 इंटू 10³ न्यूटन, और वेल्ड की 1 मिलीमीटर लंबाई
इतना लोड सहन कर सकती है, 346.5 न्यूटन। तो बताइए कितना, ये पर एमएम है, तो ये पर एमएम है, ऐसे न्यूटन पर एमएम, तो एमएम ऊपर चला जाएगा। तो अब इसका आंसर बताइए कि कितना टोटल लंबाई करना पड़ेगा। तो कहेंगे 98 डिवाइडेड बाई 346.5, यानी आ जाएगा आपका 282.82 mm। इसका अर्थ समझे, इसका मतलब है कि इतनी लंबाई में वेल्डिंग करनी पड़ेगी, 282.82 mm का वेल्डिंग करना पड़ेगा। मतलब इधर कुछ वेल्डिंग होगी, कुछ इधर होगी, तो आप इसको कितना टोटल वेल्डिंग करना पड़ेगा, 282। जब टोटल वेल्डिंग 282 है और इधर L1 है और इधर L2 है, तो दोनों कुछ भागों में बराबर बराबर नहीं बटेगा। इतना क्लियर है कि इधर ज्यादा होगा, इधर कम होगा। तो डायरेक्ट इतना तो आपको मालूम है ना कि टोटल 282 होनी है। और अगर किसी एक पॉइंट पर मोमेंट लेंगे, जैसे इधर का मान लेते हैं कि पूरा पर इधर से अगर हम फोर्स लगाएं, तो इसके लिए टोटल वेल्डिंग कितनी होनी है। देखिए हम पिछले लेक्चर में बताया था ना, तो फोर्स को पहले निकाले थे F1, फिर F2, फिर F1 के लिए L1 निकाल दिए थे, F2 के लिए L2 निकाल दिए थे। अब हम थोड़ा शॉर्ट में करने जा रहे हैं, बस डायरेक्टली L1 L2 का मोमेंट ले लेंगे F1 F2 की जगह। तो कैसे हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे सीधे सीधे ये 282 वाला जो पूरा 98 के लिए जरूरी है, वो कितनी दूरी पर है। तो कहेंगे 282.82 मल्टीप्लाई, अच्छा ये इधर की तरफ पूरा फोर्स लगा, ऐसे लगा ना पूरा का पूरा। तो सपोज करें इसी लोड को ये संभाल रहा है, तो ये लोड कितनी दूरी पर है, यहां से इस यहां तक की दूरी बताइए। तो आपने लिखा अभी 26.4 अब बराबर होगा कौन, देखिए ये इधर की तरफ मोमेंट लिया तो L1 और L2, तो L1 का तो मोमेंट उसी जगह पर है 0, प्लस L2 इंटू L2 का पूरा जहां से है उसकी इससे दूरी कितनी है, तो कहेंगे यही तो 80 mm है, तो इसको कर देंगे 80। यानी L2 इज इक्वल टू यहीं से निकालेंगे अगर हम लोग कितना आएगा, तो कहेंगे 282.82 इंटू 26.4 और डिवाइडेड बाई, ये तो 0 हो गया पूरा, 80 नीचे आ जाएगा। कितना हो जाएगा जरा ध्यान दीजिएगा, हमने कर दिया इंटू 26.4, 26.4 ही था ना, हाँ 26.4, और इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी 282.82 इंटू 26.4 और डिवाइडेड बाई है 80, यानी आ जाएगा 93.33। L2 का वैल्यू आ गया, L2 का वैल्यू आ गया 93.33 mm। समझे बात को। तो फिर L1 कितना होगा, जब L2 और L1 दोनों मिला के इतने हैं, L2 पता चल गया, तो L1 क्या होगा, L1 होगा 282.82 माइनस 93.33, कितना हो जाएगा 282.82 माइनस 93.33, यानी 189.49 mm। ठीक है, तो आप सही सही थोड़ा सा कर लें इसको, तो इसको हम लोग कर देते हैं 95 mm, ठीक है, और इसको हम लोग कर देते हैं 190 mm, ठीक है, थोड़ा सही से कर देते हैं। तो अभी तक ये पता चल गया आपको कि इस तरफ जो वेल्डिंग होगी वो 190 mm की होगी L1, और इधर जो वेल्डिंग होगी वो 95 mm की होगी। थोड़ा सा 94 कर सकते थे, लेकिन अच्छा रहेगा 95 करना। तो आपको इतना पता चल गया। अच्छा ये सब क्या है, ये सब इसकी इफेक्टिव लेंथ है। इसमें दोनों तरफ 2s जोड़ेंगे तो उसकी प्रभावी लंबाई की जगह वास्तविक लंबाई निकल जाएगी। अब क्या करें, यहां से लास्ट चांस, हम लोग का लास्ट काम क्या बचा है, एक्चुअल लेंथ सब निकाल दें वेल्ड का, एक्चुअल लेंथ। तो आप देखिए एक्चुअल लेंथ में यहां सामने तो वेल्डिंग हुई नहीं है, तो एक किनारे इधर एस बढ़ेगा, एक किनारे इधर एस बढ़ेगा, दोनों तरफ एस एस बढ़ा देंगे फिलेट वेल्ड में, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, L1 या L1 एक्चुअल जो होगा, एक्चुअल, तो वो कितना हो जाएगा, तो L1 आप जानते हैं ये वाला है, तो L1 में 2s जोड़ दीजिएगा। L1 मतलब कितना है आपका
190 लिया हूं, 190 अब प्लस 2 इंटू वेल्ड की साइज 4.5 रखी गई थी, तो कितना हो जाएगा 190, और यहाँ पर 2 इंटू 4.5 9 हो गया, तो 199 अब प्लस यहाँ पे आया 199, अच्छा लगेगा 200 mm, ठीक है। और इसी तरह से L2 कितना हो जाएगा, तो L2 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे L2 कितना है हम लोगों का 95, 95 अब प्लस यहाँ पर 2 इंटू 4.5 करेंगे, ये भी 9 जुड़ेगा, तो 104 होगा, तो 105 हमने यहाँ पर वेल्डिंग कर दिया। कहानी खत्म यहीं से पूरा। अब हम लोग ज्वाइंट का सीधे डायग्राम बनाएंगे, क्लियर। और ये डायग्राम तो समझाने के लिए था, यहाँ पर आप लास्ट में डायग्राम बनाएंगे। सही वाला डायग्राम कैसे बनेगा, सही वाला देखिए यहाँ पे आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम में इधर आप ऐसे चलाएंगे, ये टोटल कितना हुआ है पूरा इफेक्टिव मिला के, ये 200 mm की वेल्डिंग हुई है, और इधर जो वेल्डिंग हुई है ये वो 105 mm की हुई है, ऐसे समझ गए। इधर 105 mm, इधर 200 mm की वेल्डिंग हुई है। वेल्ड जो है वो कैसा है, निकला है आंसर में, हम लोग निकालें इसको IS से 80 इंटू 50 इंटू 6, किस साइड में है, mm में है। वेल्डिंग आपकी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। देखिए अब आपका जवाब बिल्कुल होगा कि जो 98 किलोन्यूटन का लोड वहन करने के लिए एंगल चाहिए वो 80 50 6 का होगा, जिसमें एक तरफ वेल्डिंग इतनी होगी, और इस वेल्डिंग में जो S होगा यानी साइज ऑफ वेल्ड होगा वो 4.5 mm की साइज यूज की जाएगी, जो आपने बोला है, ठीक है। ये हुआ आपका कंप्लीट डिजाइन। आई होप ये भी न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसका मतलब आपने वेल्डिंग चैप्टर नहीं पढ़ा है। वेल्डिंग उसको जाके पढ़ लीजिएगा बंधु, एग्जाम आने वाला है, सीरियस होकर पढ़ाई करिए। नहीं पढ़ेंगे डिप्लोमा का बीटेक हो जाएगा, बार बार समझा रहा हूँ। 3 साल का डिप्लोमा है, लास्ट में बैक लगता है, 4 साल का हो जाता है, इसलिए कायदे से मन लगा के इसको पढ़ जाइए। ये न्यूमेरिकल समझ में आया। अब अगला लेक्चर, अब मैं न्यूमेरिकल टेंशन मेंबर का इससे रिलेटेड नहीं लगवाऊंगा। अब अगला लेक्चर जो आपका होगा वो IS 2800 2007 के अकॉर्डिंग होगा, तो आप यही इसलिए लगवा दिया हूँ कि वेल्डिंग वाला एक भी न्यूमेरिकल मैंने नहीं लगवाया था, तो अब इसको देख लिया हूँ। तो अगला लेक्चर का इंतजार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।